हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे डायलिसिस के फायदे एवं सावधानियों के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय एवं चिकित्सालय के औषधि विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉक्टर धीरज शर्मा जी। डॉक्टर धीरज शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। नमस्कार। डायलिसिस का जब चर्चा हम करने जा रहे हैं, और आपको बधाई हो, आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे भी मनाया जा रहा है। आपको बहुत बहुत। और आप सभी डॉक्टरों का जो कंट्रीब्यूशन है मानव सेवा में, साथ में कईयों को जिंदगी प्रदान करते हैं, और आप तो खास तौर पर एक ऐसे डॉक्टर बन चुके हैं क्योंकि आपने इससे पहले नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बतौर सीनियर रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत रहते हुए आपने वो अजूबे कारनामे किए हैं, और साथ में बहुत ही सारे ना जाने कितने लोगों को डायलिसिस सिखाया, उनको ज़िंदगी प्रदान की, उनका मार्गदर्शन किया, उनको सही रास्ते पे लाए, और आज वो सब लोग बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। चलिए शुरुआत करें डायलिसिस। तो डायलिसिस से पहले ये जानेंगे कि आज की सिनेरियो में, आज के परिवेश में ये डायलिसिस इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया है, और इतना ज़्यादा लोगों की किडनियाँ क्यों खराब हो गई हैं? देखिए, जो किडनी की बीमारी का सवाल है, आजकल जो लोगों का खान पान है और जो बीमारियां हैं, क्योंकि जो किडनी की मुख्य जो कारण है, जो जिससे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो बनती है, उसमें एक तो शुगर जिन लोगों को है, उनमें जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उनमें देखा गया है कि वो CKD उनमें जल्दी हो जाता है। या फिर जिनका ब्लड प्रेशर जो ढंग से कंट्रोल नहीं करते हैं, दवाइयाँ नहीं खाते हैं, तो उनमें देखा गया है कि जो किडनी की बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो ये मुख्यतः हमारे खान पान और रहन सहन की ही बीमारियां हैं। तो इसकी वजह से ही इनका जो प्रेवलेंस है वो थोड़ा बढ़ गया है। मतलब किडनी का तात्पर्य आपका सीधा सीधा है कि पहले आपने अपना जो खान पान है, उसको जो बैलेंस डाइट है, वो आपने बिगाड़ा, और जब किडनियाँ खराब हो जाती हैं फिर आप पूरा जो वो उबला हुआ चीज़ें का जो प्रचलन है, और खास तौर पे कई चीज़ों में कटौती, हाँ जी, बिल्कुल। जिससे कि आपसे ये भी जानेंगे जिससे कि और भी दुष्परिणाम कई देखे जाते हैं। आज इस किडनी डायलिसिस को लेकर जो कई भ्रांतियां हैं, कई जो मिथ्स हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही सफल नेफ्रोलॉजिस्ट के पद पर आपने कार्य किए, आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, आपसे शेयर करेंगे कि वो जो सब भ्रांतियाँ हैं, वो जो सब मिथ्स कम्युनिटी में हैं। कई बार अक्सर किडनी डिजीज़ जो पेशेंट होता है, ग्रसित होता है, वो मानसिक तौर पर बेचारा लाचार हो जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है, और साथ में खर्चे की बात करें और डायलिसिस की जब बात करें, तो डायलिसिस भी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है। किडनियाँ के अगर मिथ्स की बात करें, डायलिसिस खास तौर पे अगर हम डायलिसिस कर, तो कई लोगों का ये मानना है कि डायलिसिस पे नहीं आना चाहिए, डायलिसिस नहीं करना चाहिए, और कई लोग ये बोलते हैं एक बार डायलिसिस शुरू होगा तो आजीवन भर डायलिसिस होता रहेगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? तो अमूमन जो किडनी की डिजीज़ है, ये दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो है एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी डिजीज़, और दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो जो एक्यूट किडनी डिजीज़ है, उसमें क्या है, उसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए जैसे गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, तो उस समय हम उनको डायलिसिस का सपोर्ट देते हैं, और कुछ समय के बाद वो फिर से काम करना शुरू कर देते हैं जी। तो उसमें तो ये होता है कि जैसे 5-7 डायलिसिस दिए, उसके बाद वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगभग पूरी उम्र ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जहाँ गुर्दे का नुक्स जो है वो पक्का हो चुका है, वहाँ पे तो उसको मरीज़ को ताउम्र ही वो डायलिसिस देना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा हो रही थी, आप ये भी बता रहे थे कि कई आपके पास इस तरह के भी मरीज़ आते हैं जिन्हें कि ये बताया जाता है कि डायलिसिस से बचें,
तो वो डायलिसिस नहीं कराते और कुछ एक थेरेपी में किडनियों के जो चमत्कारी और दूसरी थेरेपियां बताते हैं उसमें संलिप्त हो जाते हैं, और बाद में जब आपके पास वो लौट कर आते हैं तो अपने अनुभव शेयर करते हैं, और साथ में उस टाइम वो क्रिटिकल स्टेज में आपके पास पहुंचते हैं। सही टाइम अगर डायलिसिस का आपको अगर हमारी आवाम समझना चाहे, अगर किसी के किसी कारणवश गुर्दे खराब हो जाते हैं, जो कि एक डायलिसिस यूनिट है आपके शरीर का, क्योंकि वो भी ये भगवान का बनाया हुआ डायलिसिस है, बिल्कुल सही है। तो वो एक मशीन आपके जो शरीर में लगी है। लोगों का ये भी मानना होता है कि एक किडनी खराब हो गई कि दोनों किडनियां खराब हो गई, और उसके बाद जब डायलिसिस की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि डायलिसिस होने से तो शायद कुछ नुकसान हो जाएगा, या फिर कईयों के पास पैसों का भी अभाव रहता है। तो जो हीमोडायलिसिस एक प्रक्रिया है, इसके बारे में आपसे जानेंगे कि ये किन किन लोगों को करानी चाहिए और ये किस सिस्टम से होती है, और ये जो फिशुला आप बताते हैं कि फिशुला बनाते हैं, या किस ज़रिए ये विधि की जाती है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे हीमोडायलिसिस है, इसमें क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर से बाहर हम खून को निकालते हैं और एक मशीन के द्वारा उसकी सफाई की जाती है। तो जो काम गुर्दे नहीं कर पा रहे हैं वो हम मशीन के द्वारा करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि मरीज़ को बहुत अच्छा महसूस होता है, उसकी भूख बढ़ जाती है जी। क्योंकि जिनको हम डायलिसिस शुरू करते हैं उसमें मुख्यतः लक्षण ये रहते हैं कि जैसे भूख ना लगना, उल्टी का मन करना, और ये जैसे सांस फूलना जी। ये सारे। कई बार जो मरीज़ है वो अगर देर से आते हैं तो उनका जैसे बेहोशी की हालत में आते हैं, तो जिन्हें हम यूरिमिक सिम्टम्स कहते हैं उसके साथ वो आते हैं। या फिर कई लोगों में जैसे पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए तो वो भी जानलेवा हो सकती है, तो उसके लिए भी हमें एक तुरंत डायलिसिस देना पड़ता है। जी। ये आम कई बार लोगों में ये भी देखा गया है कि जब भी किडनी खराब की बात बोलते हैं तो उन्हें ये लगता है कि किडनी खराब होगी, और यूरिया और एक क्रिएटिनिन जो पैरामीटर्स हैं उस पे वो ज़्यादा फोकस रहते हैं, और वो डरते हैं कि क्रिएटिनिन मेरा इतना था, अब इतना हो गया, इतना था, इतना हो गया। जबकि आप बोल रहे हैं कि उसमें पोटाशियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार सिस्टम इम्बैलेंस होने से कई बार पोटाशियम का गिरना या पोटाशियम का बहुत ही ज़्यादा बढ़ना, ये भी तुरंत जानलेवा हो सकता है। तो हमारे मरीज़ जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, या मरीज़ों के जो अभिभावक हैं जो उनको डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, कई बार वो भी कतराते हैं कि अब बहुत हो गया। और आपके अनुभव से ये भी पता लगा कि डायलिसिस कई बार लगभग एक आप इस तरह का भी जिक्र कर रहे हैं कि एक मरीज़ 40 सालों से डायलिसिस करा रहा है। हाँ जी, एक मरीज़ जो है, जो मतलब सबसे ज़्यादा समय, लंबे समय से है, वो लगभग 40 साल उसने डायलिसिस कराया है। पर अमूमन देखा गया है कि 10 से 15 साल तो मरीज़ आराम से डायलिसिस पे निकाल सकता है, पर अगर वो ठीक से डॉक्टरी सलाह माने। अगर वो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे अपनी मर्ज़ी से ही कभी 15 दिन में एक बार डायलिसिस कराएंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो मरीज़ है उसके सारे अंगों पे एक तो बुरा प्रभाव पड़ता है, हार्ट की बीमारी बढ़ जाएगी या और अंगों पे भी असर होगा, क्योंकि जो डायलिसिस है वो हमारे शरीर से सारे जो टॉक्सिन्स हैं जो वो निकालता है। लेकिन अगर वो शरीर में इकट्ठे होते रहेंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसमें जो डायलिसिस है वो हफ्ते में 2 बार तो मिनिमम कराना ही पड़ता है, और हाँ, हीमोडायलिसिस, और कई लोगों में ये 3 बार भी कराना पड़ता है। तो वो हम मरीज़ के हिसाब से उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए, खान पान के बारे में आपसे बाद में लेते हैं। आपसे डायलिसिस के ही संदर्भ में एक और प्रश्न आपसे ले लेते हैं। एक आपने कहा हीमोडायलिसिस, हाँ जी, बिल्कुल, जो कि हॉस्पिटल में या किसी कोई सेटअप है वहाँ पे जाके करता है। हाँ जी। और अगर इसकी कॉस्ट फेयर की बात करें, इसकी लागत की बात करें, खर्चे की बात करें, क्योंकि अक्सर कई इस तरह के भी मरीज़ होते हैं कि वो डायलिसिस कराने में सक्षम नहीं हो पाते, और फिर वो उनको कई बार अपना जगह ज़मीन भी बेचनी पड़ जाती है। तो क्या इस तरह की सुविधाएं जो किडनी से ग्रसित हैं, क्योंकि आप बता रहे थे कि किडनी के मरीज़ बहुत हो चुके हैं, हाँ जी, बिल्कुल, तो क्या इस तरह की सुविधाएं या इस तरह का जो सपोर्ट है वो किसी संस्था या किसी सरकारी द्वारा भी मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये क्या है कि वैसे अमूमन तो जो डायलिसिस का खर्चा है वो पर डायलिसिस 2 से 2,500 हज़ार के बीच में आता है। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने क्या किया है कि आयुष्मान भारत और हिम केयर में ये मुफ्त सुविधा है, चाहे वो प्राइवेट में कराएं चाहे सरकारी में कराएं, तो मरीज़ का एक भी पैसा नहीं लगता है इसमें।
पर ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता है वो तो रेगुलरली ये कराते हैं, तो इसमें कोई खर्चा नहीं आता उनका, बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। तो डॉक्टर धीरज जी, जैसे हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे कई दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग डायलिसिस के लिए उन्हें शिमला आना पड़ता है, तो क्या इस तरह की जो सुविधाएं हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मौजूद हैं या हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे भी मौजूद हैं ये सारी? ये लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो लगभग सभी पे ही है, और कुछ सिविल हॉस्पिटल्स में ये कुछ जैसे प्राइवेट संस्थान भी है, जैसे हंस फाउंडेशन वगैरह है, वो लोग भी कई जगह कर रहे हैं, और कुछ कई जगह प्राइवेट भी है हॉस्पिटल है जो कर रहे हैं। तो अभी तो मेनली तो हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है जी। तो डायलिसिस जो आदमी करता है उसको एक नया जीवन मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आज के इस डेवलपिंग युग में आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि जो किडनी खराब करने की जो 2 महत्वपूर्ण आप बीमारियों का जिक्र कर रहे थे, वो कर रहे थे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। और कई बार अक्सर ये भी देखा गया कि आप पॉलीफार्मेसी होलिस्टिक अप्रोच भी रखते हैं, आप सारी जो थेरेपीज़ हैं, सारी जो पैथीज़ हैं उसको भी आप कॉकटेल्स करते हैं, और आप अपने शरीर की जो जांच है वो प्रॉपर नहीं करा पाते, तनाव में इतने ग्रसित हैं, अपने कार्य में इतने बिजी हैं कि कई बार अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पाते, और जब कोई लक्षण उभर कर आता है और उस टाइम पुष्टि होती है कि आपकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। तो अगर आप पहले ही सजग रहें, सतर्क रहें, तो आप किडनी जैसी जो हमारा बहुमूल्य एक अंग है, जो हमारा भगवान का दिया हुआ जो डायलिसिस यूनिट है बहुत ही महत्वपूर्ण, आप उसको बचा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं दूसरे विकल्प में। आपने कहा कि हीमोडायलिसिस, आजकल कई लोग ऐसे भी हैं जो कि हॉस्पिटल आने में असमर्थ हैं, कई ये बोलते हैं कि और कोई विकल्प है, तो एक आप विकल्प और भी बता रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस ये किस तरह की विधि है, और इसमें भी क्या जिस तरह से हीमोडायलिसिस दिया जाता है, क्या वैसे ही ब्लड साफ किया जाता है उसके ज़रिए, और इसके लिए फिर सावधानियों के बारे में भी बात करते हैं, और फिर आखिर में डाइट के बारे में बात करते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या एक्सपीरियंस है आपका? तो देखिए जी, ये एक पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये मतलब जैसे हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे हिमाचल जो है पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ के हिसाब से क्योंकि लोग बड़े दूर दूर तक डायलिसिस के लिए नहीं जा सकते, हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ेगा जी, तो वो मुश्किल रहता है। तो उसके लिए जो घर में ही डायलिसिस करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक हमारे पेट में एक पेरिटोनियम होता है, जो एक परत होती है लेयर, उसके अंदर हम लोग बाहर से एक फ्लूइड डालते हैं जो डेक्सट्रोज बेस्ड होता है। तो उसको हम लोग पेट के अंदर रखते हैं, और उसको 3 से 4 घंटे के लिए हमें पेट के अंदर रखना होता है, और फिर उसको 4 घंटे के बाद उसको निकाल देते हैं। तो ये विधि लगभग ये हमें 3 साइकिल्स एक दिन में करनी पड़ती हैं मिनिमम। तो, हाँ जी, मिनिमम 3 साइकिल्स करनी पड़ती हैं। और इसका फ़ायदा ये रहता है कि मरीज़ को घर पे ही ये डायलिसिस करना है, उसे बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिट रहता है। तो इसके लिए जो लोग एलिजिबल रहते हैं या जिनके लिए फ़ायदेमंद रहता है वो है, एक तो बच्चों में ये देखा गया कि काफ़ी अच्छा रहता है, या फिर जिनको कोई हार्ट संबंधी बीमारी है, दिल की बीमारी है कोई, उनके लिए अच्छा रहता है, या जिनकी नसें कमज़ोर है, जिनका फिस्टुला नहीं बन सकता है जी, उनके लिए ये सही वो है थेरेपी है। और या जो लोग ये चाहते हैं कि बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं काटने हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया वो विकल्प है। क्योंकि अस्पताल के चक्कर की जब हम बात करें तो अस्पताल के चक्कर में मरीज़ अकेला नहीं आता, मरीज़ के साथ उसका अटेंडेंट जो है वो भी चक्करों में रहता है। बिल्कुल। तो आपने बहुत खूब बताया कि पेरिटोनियल डायलिसिस भी आज की डेट में एक अच्छा विकल्प है, और आपकी किडनी और आपके जो शरीर का किडनी का जो काम है और शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने में भी ये सक्षम है। पर ये सारा नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई भी जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसकी सलाह में और उसकी मॉनिटर, उसकी अध्यक्षता में ही ये किया जाता है। पर इससे जुड़ी सावधानियां बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि ये घर में करने वाली विधि है। बिल्कुल। हमारे दर्शक कई बार शुरुआत में कोई भी इस तरह का मरीज़ हो तो शुरुआत में तो जब ये नया प्रोसीजर होता है तो बड़े सावधानियां बरती जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होके इस प्रणाली को किया जाता है। पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, तो फिर एक कैजुअल अप्रोच सी हो जाती है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये सारे अपने दर्शकों को, अटेंडेंट्स को बताना चाहूँगा
कि वो क्या क्या सावधानियां हैं, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें भी 15 से 20 साल तक, हाँ जी बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छा समय अपना व्यतीत कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप लिबरली खा सकते हैं, बिल्कुल सही। जो आपका खान पान बंद हो गया था आप सब चीज़ें खा सकते हैं। पर विशेषता इसमें जो सावधानियां हैं जो कि बाद में बहुत ज़रूरी रहती हैं, ज़रा वो दर्शकों को जानना बहुत ही आवश्यक है, वो क्या क्या होनी चाहिए? इसमें देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मुख्यतः खतरा रहता है वो ये है कि इसमें पेट में जो पेरिटोनियम है, जहाँ जो पानी हम डालते हैं उसका इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो वो मुख्यतः तभी होता है जब हम जो है सही तरीके से, सही टेक्निक से ये डायलिसिस नहीं करते हैं। अमूमन क्या होता है कि हम लोग जिसको भी कैथेटर डालते हैं, पेरिटोनियल कैथेटर, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसके अटेंडेंट को और मरीज़ को भी उनको कम से कम 2-3 दिन ट्रेनिंग पूरा सिखाते हैं कि कैसे ये डायलिसिस होगा। इसमें मुख्यतः क्या है कि हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें जैसे कि हाथ धो के, पहले हाथ धोने पड़ेंगे, उसके बाद जो आसपास का एरिया है वो साफ़ करना पड़ेगा, जो स्टैंड है उसको भी क्लीन करना पड़ेगा जैसे स्पिरिट से और उससे। और इसके लिए क्या है कि एक अलग कमरा चाहिए होगा जहाँ ये पेरिटोनियल डायलिसिस हो। ऐसा नहीं कि कभी किसी कमरे में, कभी किसी कमरे में। और विशेषता कोई पेट नहीं होना चाहिए, कोई कुत्ता या वो नहीं होना चाहिए कि वो भी उधर आके वो चाट रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। और जो कमरा है वो हवादार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। मतलब बंद कमरे में आप सुझाव देते हैं कि वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बरसात का मौसम है तो उसमें वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और अगर वो पेट में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो वो ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो मुख्यतः तो यही कमरा वो जो होना चाहिए उसमें कम से कम कपड़े, हाँ जी, और मॉपिंग, जिस तरह से साफ सफाई, फर्श की साफ सफाई, हाँ जी, आपने स्टैंड की साफ सफाई बताया, हाँ जी, आपने कपड़ों का बताया कि कपड़े भी साफ सफाई पूरे ड्राई होने चाहिए, हाँ जी, पूरे सूखे हुए कपड़े होने चाहिए, क्योंकि आने वाला जो अब ये जो हमारा बरसाती मौसम है, अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मरीजों का जो भी इन्फेक्शन रेट बढ़ता जो है वो बरसात के मौसम में ज़्यादा रहता है। जो ग्रीष्म ऋतु है या सर्दी के मौसम, उसमें ये कम इन्फेक्शन होती है। तो इसका रख रखाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉन्शियस रहना मरीज़ को भी और अटेंडेंट को भी। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप खुद बता रहे हैं कि मरीज़ कई सालों तक अपना जीवन अच्छा व्यतीत, बिल्कुल सही, 15 से 20 साल आराम से निकल सकते हैं। डॉक्टर धीरज जी, चलिए बात करते हैं अब सावधानियाँ भी कुछ एक आपने बता दी, कुछ एक खान पान में भी सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस से पहले कई लोगों ने उबला हुआ ही खाना खाते हैं, और कई लोगों ने कई चीज़ें बंद कर दी होती हैं, जिसके कारण वो किडनी से तो ग्रसित हो ही गए हैं, पर उनको और भी कई इन्फेक्शन वाली बीमारी, खास तौर पर ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी, ये कई बार देखा गया प्रेसिपिटेट करती है। और क्या वैक्सीनेशन उनको लगनी चाहिए, किस तरह का खान पान, ये सब होना चाहिए उनका? ये इसमें देखिए, ये कुछ भ्रांतियां हैं कि लोगों का बिल्कुल ही जो है उबला हुआ खाना देना, तो मैं सही नहीं मानता हूँ। इसमें तो देखिए, जो मरीज़ है वो नॉर्मल डाइट ले सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें विशेषता ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ जो पोटेशियम रिच फूड्स हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये केला हो गया, या नारियल पानी है, जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, ये चीज़ें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम है ये अगर ये बढ़ जाए तो ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इससे हार्ट की कुछ बीमारियां जैसे अरिदमिया है वो हो सकते हैं। तो अगर पोटेशियम का कोई टेस्ट कराना हो, या उसके कोई लक्षण हमारे अटेंडेंटों को जानना हो, मरीज को जानना हो, तो बढ़े हुए पोटेशियम के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बढ़े हुए पोटेशियम में तो ये है कि जैसे धड़कन तेज़ हो सकती है जी, कुछ घबराहट हो सकती है, इस तरह से चक्कर आना या कुछ इस तरह की चीज़, या मांसपेशियों में कोई तकलीफ है, या कमज़ोरी आना, वो इस तरह की चीज़ हो सकती है, ये हो सकता है। पर पता तो ये खून की जांच द्वारा ही पता चलता है कि ये कितना बड़ा है पोटेशियम। तो अमूमन अगर कोई पेरिटोनियल डायलिसिस पे, तो उसको जो अपना ब्लड टेस्ट है वो कितने अंतराल पे के बाद कराना ज़रूरी है, कि अगर उसको कोई लक्षण नहीं है तो क्या वो उसको वो डिले भी कर सकता है? बिल्कुल, जो अमूमन देखा गया है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं वो मरीज़ तो कई बार 4-4, 5-5 महीने भी नहीं आते हैं, वो बोलते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, तो हम क्यों आपको बार बार टेस्ट करें और ये सब चीज़ें करें। तो ये है, पर यह है कि 1 से 2 महीने के बाद बीच में जांच करा सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे हमने कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल वो देखना होता है, पोटेशियम भी देखना होता है क्या है,
क्योंकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस में देखा गया कि जो पोटेशियम है वो कम हो जाता है उसमें रादर कम हो क्योंकि जाता उसमें ज़्यादा निकलता है, जो फ्लूइड है उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा निकलती है और प्रोटीन ज़्यादा निकलता है। तो मतलब आदमी का वजन भी कम हो सकता है, आदमी को मांसपेशियों में भी आदमी की सिकुड़न आ सकती है। हाँ जी। तो अगर पेरिटोनियल डायलिसिस पे कोई अगर है तो उसको खान पान में किस किस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए? जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे है उसको अमूमन जो प्रोटीन है, क्योंकि उसमें प्रोटीन जो लॉस है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसे मरीज़ों को जो है वो प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए। यानी कि वेट के हिसाब से जैसे 1 से लेके 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से निकाला गया, तो अमूमन 60 से 90 ग्राम तक का प्रोटीन रोज़ लेना पड़ेगा उनको। तो प्रोटीन भी ये चाहे एनिमल सोर्स से ले सकते हैं या प्लांट सोर्स से भी ले सकते हैं। तो एग आदमी जो अंडा उबला हुआ है वो मतलब डायलिसिस पे अगर कोई पेशेंट है, हाँ जी, हाँ जी, तो आप लोग कई बार उसको 3-3 4-4 अंडे हाँ जी, आप बोलते हैं कि दिन के खाएं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका मेन मकसद यही है कि जो आपकी प्रोटीन लॉस हो रहा है उस फ्लूइड के जरिए, हाँ जी, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आप बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट आपको खानी हाँ जी, पड़ेगी। बिल्कुल सही। पर डॉक्टर शर्मा जी, कई लोग जो हैं वो एग प्रोटीन्स, क्योंकि आपको बोलते हैं सबसे बेस्ट प्रोटीन एग प्रोटीन है, हाँ जी, हाँ जी, और जो सोया प्रोटीन बोलते हैं, तो कई बार इस तरह का भी खंडन किया जाता है कि जो सोया प्रोटीन्स हैं वो अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो और क्या क्या विकल्प हमारे पास रहते हैं अगर हमें को प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी? देखिए, प्रोटीन के लिए तो पनीर भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, तो पनीर भी ले सकते हैं। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वो पनीर भी ले सकते हैं। कितना दिन में कितना पनीर खाना आवश्यक है? जिस तरह से आप बोले 60 ग्राम आप प्रोटीन्स लेना है, हाँ जी, तो 60 ग्राम पनीर खाना है आपको। हाँ, 60 ग्राम से तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं मात्रा में। और भी जैसे प्रोटीन्स है, सोयाबीन में भी प्रोटीन की मात्रा होती है, वो भी ले सकते हैं। तो दालों में भी होता है। तो प्रोटीन मतलब किसी भी तरह से वो इतना उन्होंने पूरा करना है। वैसे तो पाउडर भी मिलते हैं, प्रोटीन पाउडर, पर वो कितना एब्जॉर्ब होते हैं वो बता नहीं सकते हैं, पर नेचुरल सोर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो जो किडनी से ग्रसित मरीज़ है वो एक्सरसाइज सैर कर सकता है या नहीं? हाँ जी, जो किडनी से ग्रसित मरीज़ है वो एक आम आदमी की तरह ही ज़िंदगी जी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब किडनी का रोग हो गया है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो अब मतलब ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो मतलब हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो देखते हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। जो डायलिसिस पे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है और आम इंसान की तरह ही सब कुछ कर सकते हैं। आप ये जिक्र कर रहे थे कि एक अनुभव बता रहे थे कि एक पेशेंट ऐसा भी था जो इधर उधर से अपना जो दूसरी और थेरेपी करके आया, जब बाद में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी तो उसके दिमाग में ये भ्रम था कि मैं कितने साल जीऊँगा, और वो आज बड़ी खुशहाल माहौल में है। और उसके अनुभव यही बताते हैं कि जो कंसेप्ट है, जो साइंटिफिक कंसेप्ट है, उसे आज के एरा में उसको प्रचलन में लाना और उसको अमल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ये मैजिकल वे से नहीं चलता, ये साइंटिफिक वे से, और जो ये रचना कोऑर्डिनेटेड वे में आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सूझबूझ से और समय पे अपनी ट्रीटमेंट और जो भी डॉक्टरी आपको परामर्श दिया जाता है, जो डॉक्टरी अनुभव होते हैं, अगर आप उनको अमल में लाते हैं तो कोई भी चिंता का विषय नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, ये आप बता रहे हैं। चलिए, कुछ एक मैं प्रश्न हाँ और ना में आपसे जवाब दूंगा जो कि लोगों के जहन में रहते हैं। क्या किडनी डिजीज़ वाला कोई पेशेंट जो डायलिसिस पे है वो खून रक्तदान कर सकता है या नहीं? रक्तदान तो अमूमन क्योंकि किडनी के मरीज़ों में तो अमूमन ये देखा गया कि उनको खून की कमी रहती है, तो उनमें तो हम नहीं वो करेंगे, नहीं सजेस्ट। क्या किडनी का मरीज़ मदिरापान या कोई इसमें संलिप्त हो, धूम्रपान, तो क्या उसको कंटिन्यू करने से किडनी में कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, ये स्मोकिंग का तो देखा गया है कि वो गुर्दों को ख़राब करती है, तो वो तो सजेस्ट नहीं करेंगे। क्या किडनी मरीज़ को हार्ट अटैक होने की संभावना या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ या सीवीए ये होने का संभावना ज़्यादा होती है अमूमन दूसरे लोगों से? बिल्कुल सही, दूसरे मरीज़ों से ज़्यादा खतरा रहता है इनमें जो किडनी के मरीज़ होते हैं। जी, विटामिन डी की बात करते हैं तो कई बार हम बोलते हैं कि किडनी मरीज़ को विटामिन डी सप्लीमेंट लेना आवश्यक है, और वो इंजेक्टेबल फॉर्म में लें या टैबलेट फॉर्म में लें? ये दोनों ही तरीके से ले सकते हैं, ऐसा कोई विशेष वो नहीं फ़ायदा, पर इंजेक्टेबल भी ले सकते हैं और ओरल वो भी ले सकते हैं। किडनी डिजीज़ का अगर मरीज़ है तो क्या वो किसी भी मेजर सर्जरी के लिए फिट है या नहीं?
जो किडनी का मरीज़ है वो सर्जरी तो कर सकते हैं, पर उसमें सर्जरी से पहले देखना पड़ता है कि हम लोग जैसे क्रेटिनिन का वो लेवल देखते हैं तो वो कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो उसमें ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो अमूमन हम सर्जरी से पहले उसको डायलिसिस देते हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल फिट हो जाता है तो वो सर्जरी करवा सकता है। अच्छा, किडनी के मरीजों में एक और बड़ी वो रहती है जो कि नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी। ज़िंदगी में ये भ्रम रहता है कि मैं कब तक और कैसे जीऊँगा, और साथ में अभिभावक भी, उनका भी मनोबल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप जो किडनी का मरीज़ है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि किडनी का मरीज़ जो है वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गुर्दे ख़राब हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बस ये है कि थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आखिरी प्रश्न, वैक्सीनेशन जो करनी होती है वो कौन कौन सी वैक्सीनेशन ज़रूरी है और किस किस टाइम में और किस किस अंतराल में? इसमें देखिए, एक तो हेपेटाइटिस बी का जो है वो उसकी इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि डायलिसिस के टाइम कई बार लोगों को हेपेटाइटिस बी हो सकता है जी। तो इसका एक शेड्यूल है, इसमें 0, 1, 2 और 6 मंथ्स पे ये 4 डोजेज़ लगती हैं, एक शुरू में 1 महीने के अंतराल पे, और आखिरी जो है वो 4 महीने के अंतराल डबल के। डोज। हाँ जी, डबल डोज लगेगी। और निमोनिया और साथ में इन्फ्लुएंजा है, इसके लिए भी वैक्सीनेट करें आप? इसकी भी वैक्सीनेशन वो करनी पड़ती है, क्योंकि इनमें देखा गया कि इनमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो इनको ये होने का खतरा रहता है। तो डॉक्टर धीरज शर्मा जी, आज आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे दर्शकों से जो आपने रूबरू हुए और उनको महत्वपूर्ण जानकारी दी, मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर धीरज शर्मा जी, जो कि एक बहुत ही, जिनको कर्मठ बोलेंगे, और ख़ास तौर पे जो किडनी की डिजीज़ जो जिन्होंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब शायद हम जी नहीं पाएंगे, उन्हें भी इन्होंने ज़िंदगी प्रदान की, उनकी सोच को सकारात्मक किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी जानकारी, दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या के साथ और एक नए विशेषज्ञ को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।